होंडा सिविक 8 जनरेशन होंडा का एक एवोल्यूशनरी मॉडल था एंड दिस इज़ वाई इस गाड़ी को रीबॉर्न कहा जाता है। इन दिस रिव्यू मैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट में गाड़ी के एक्सटीरियर एंड इंटीरियर फीचर्स को कवर करूंगा और मैं होंडा की एक शॉर्ट से हिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा। रिव्यू के सेकंड पार्ट में मैं एज एन ऑनर अपने ओपिनियंस और गाड़ी के साथ अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर करूंगा कि व्हाट मेक्स अ सिविक रीबॉर्न अ रीबॉर्न। स्टार्टिंग ऑफ विद द हिस्ट्री, होंडा ने सिविक को 1972 में इंट्रोड्यूस किया था और ये कंपनी की पहली मेजर सक्सेस थी। और इससे पहले होंडा मेनली अपनी मोटरसाइकिल्स की वजह से मशहूर था। होंडा 1948 में एक रजिस्टर्ड कंपनी बन गई थी एंड एज ऑफ नाउ अदर देन गाड़ी एंड मोटरसाइकिल्स होंडा के एयरक्राफ्ट्स भी हैं। अक्योरा भी एक होंडा की एक फर्दर कंपनी है और इसके अलावा भी होंडा के प्रोडक्ट्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। कमिंग बैक टू सिविक रीबॉर्न, होंडा सिविक की आज तक इन टोटल 10 जनरेशन आ चुकी हैं और आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहा हूँ ये सिविक की 8 जनरेशन है जो कि पाकिस्तान में 2006 से लेकर 2012 तक प्रोडक्शन में रही थी। क्योंकि ये गाड़ी मार्केट में काफ़ी टाइम से है सो आप मोस्टली व्यूअर्स इस गाड़ी को अच्छे से जानते होंगे, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं गाड़ी के फर्दर डिटेल्स में जाके इसको इन डेप्थ कवर करूँ। सो लेट्स सी व्हाट्स अंडर द हुड। यहाँ पे हमारे पास एक 1.8 लीटर इंजन है जो कि 140 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और फ्रंट व्हील्स को पावर करता है। हाउएवर परफॉर्मेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि कंपैरिजन के बगैर समझ नहीं आती। सो फॉर दिस पर्पज़ मैं 4 चीज़ों को सिटी 1.5 कॉस्मेटिक के साथ कंपेयर करूँगा क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करके एक डिफरेंस का पता चलता है कि रीबॉर्न का 1.8 इंजन सिटी के 1.5 इंजन से कितना बेहतर है। सो परफॉर्मेंस एंड एक्सेलरेशन को चेक करने के लिए मैं 4 चीज़ों को आपस में कंपेयर करूँगा। नंबर 1 गाड़ी की हॉर्स पावर, सेकेंडली वेट, थर्ड गाड़ी का बॉडी टू वेट रेशो और फोर्थ गाड़ी की ट्रांसमिशन। गाड़ी के गेयर बॉक्स को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका इफेक्ट होता है गाड़ी की परफॉर्मेंस एंड एक्सेलरेशन पे। सो फर्स्टली सिविक रीबॉर्न 140 हॉर्स पावर है और सिटी 1.5 120 हॉर्स पावर है। मूविंग ऑन टू द वेट्स, सिविक रीबॉर्न 1179 kg है जबकि सिटी 1155 kg है, विच मीन्स दोनों के वेट में 24 kg का फ़र्क है। बॉडी टू वेट रेशो में हम ये चीज़ चेक करते हैं कि गाड़ी 1 kg को उठाने के लिए कितने हॉर्स पावर प्रोवाइड करती है। सो आफ्टर कैलकुलेशन सिविक रीबॉर्न 1 kg को लिफ्ट करने के लिए 0.118 हॉर्स पावर प्रोवाइड करती है, वेयर एज सिटी 1.5 0.103 हॉर्स पावर प्रोवाइड करती है। सो विच मीन्स सिविक रीबॉर्न का बॉडी टू वेट रेशो सिटी 1.5 से बेहतर है। और अगर आपको इन फिगर्स को अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो आप इन फिगर्स को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर सकते हैं और ये जो फिगर्स डिस्प्लेड हैं ये मल्टीप्लाई बाय 1000 के बाद हैं। पावर को डिलीवर करने के लिए ट्रांसमिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिविक रीबॉर्न और सिटी दोनों में प्रोस्मैटिक ट्रांसमिशन आती है, विच मीन्स ये नॉर्मल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से स्लाइटली बेहतर होती है और गियर चेंज होने के झटके को कम कर देती है। अगर इन सारी फिगर्स को रियलिटी में चेक किया जाए तो दोनों गाड़ियों के 0 to 100 में 3 सेकंड का फ़र्क है, जो कि ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत मेजर डिफरेंस है। बिफोर मूविंग ऑन टू द एक्सटीरियर फीचर्स, एक बात याद रहे कि सिविक रीबॉर्न के नॉन ओरियल वेरिएंट में काफ़ी डिफरेंसेस हैं जो कि ओरियल में तो आते हैं बट नॉन ओरियल में मिसिंग है। नंबर 1 एयरबैग्स, सेकेंडली अलॉयज़, थर्ड नॉन ओरियल में ये इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स मिसिंग हैं, फोर्थ रिट्रैक्टेबल मिरर्स, फिफ्थ सनरूफ, उसके अलावा कीलेस एंट्री, सेवन्थ फॉग लाइट्स और इसके अलावा कुछ माइनर चेंजेस भी हैं। iVTEC एंड iVTEC ओरियल की प्राइस में 1 से 1.5 लाख का फ़र्क हो सकता है एंड इन माई ओपिनियन 1 से 1.5 लाख के फ़र्क में अगर इतनी चीज़ें एडिशनल मिल रही हैं जिसमें सबसे ज़रूरी एयर बैग्स हैं, सो इट्स बेटर कि सिविक ओरियल को ख़रीदा जाए क्योंकि वो एक बेहतर वैल्यू फॉर मनी है। मूविंग ऑन टू द एक्सटीरियर, आप गाड़ी से कोई DRLs या LED लाइट्स वगैरह तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट ये जिस एज की गाड़ी है आज भी 14 साल पुरानी गाड़ी नहीं लगती। ऑल्दो एक 2020 से 2021 की लेटेस्ट गाड़ी और लेटेस्ट कर्व एस्थेटिक्स के साथ तो नहीं है, बट स्टिल बहुत प्लीजिंग और अट्रैक्टिव है। हाउएवर गाड़ी पुरानी होने की वजह से जब गाड़ी की हेडलाइट्स फेड हो जाती हैं तो गाड़ी की नाइट विजिबिलिटी उतनी बेहतर नहीं रहती जितना कि होनी चाहिए एंड इन माई ओपिनियन गाड़ी के लुक को अपीलिंग रखने के लिए भी या तो इन हेडलाइट्स को रिस्टोर करना चाहिए या फिर बेहतर है कि रिप्लेस कर ली जाए। कमिंग टूवर्ड्स द साइड, गाड़ी में 15 इंच के अलॉय व्हील्स हैं और एक बेहतर एक्सटीरियर डिज़ाइन के अलावा अलॉयज़ गाड़ी की राइड को बेहतर बना देते हैं। अदर देन दिस, गाड़ी में रिट्रैक्टेबल मिरर्स आते हैं जो कि होंडा पाकिस्तान ने एक लेजेंड्स वाला काम किया कि 2020 की होंडा सिटी में रिट्रैक्टेबल मिरर्स नहीं आते जबकि इस 14 साल पुरानी गाड़ी में रिट्रैक्टेबल मिरर्स आते हैं। इसके अलावा गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस पाकिस्तानी रोड्स के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है और गाड़ी काफ़ी ऑफन स्पीड ब्रेकर्स पे हिट करती है।
एक और नेगेटिव बात यह है कि गाड़ी के की फॉब की क्वालिटी अच्छी नहीं है, और जब गाड़ी 1 से 1.5 लाख किलोमीटर चल जाती है तो गाड़ी आपको पहचानना छोड़ देती है, और इन सम केसेस काफ़ी मुश्किल से अनलॉक होती है। अगर मैं गाड़ी के ट्रंक कैपेसिटी को 10th जनरेशन सिविक से कंपेयर करूं तो 10th जनरेशन सिविक 355 लीटर्स है और सिविक रीबॉर्न भी 355 लीटर्स है, और ये स्पेस ऑल्दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है बट एम्पल है। आफ्टर एंटरिंग द इंटीरियर, पहली चीज़ जो आप फील करेंगे वो ये है कि इंटीरियर डिज़ाइन बहुत इंप्रेसिव है और एक प्रीमियम लुक देता है, और ये इसलिए भी है कि ड्राइविंग पोस्चर बहुत फ्रेंडली और कॉन्फिडेंट फील देता है, और सीट हाइट एडजस्टर की हेल्प से आप अपने मुताबिक पोजीशन सेट कर सकते हैं। सिमिलरली गाड़ी में टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील भी है एंड अगेन ड्राइविंग पोजीशन को सेट किया जा सकता है। गाड़ी में एक चीज़ का ख्याल रखा गया है सो दैट कि आप लॉन्ग ड्राइव्स में थकान महसूस ना करें। गाड़ी का रेस पेडल इस तरह डिज़ाइंड है कि आप कंफर्टेबल फील करें। एक बात याद रहे कि इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल और मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड हैं, और वैसे इस गाड़ी में इंटरनेशनल वेरिएंट के अंदर ये ऑप्शंस आती हैं। मूविंग ऑन, गाड़ी की एसी परफॉर्मेंस अच्छी है अगर प्रॉपर्ली मेंटेन्ड हो। गाड़ी में कंफर्ट और यूटिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा गया है, जैसे कि गाड़ी की हैंड ब्रेक की प्लेस बहुत कन्वीनियंट है, और सिमिलरली आर्मरेस्ट एडजस्टेबल है, और गाड़ी में नंबर ऑफ स्टोरेज स्पेसेस हैं। इसके अलावा गाड़ी में सनरूफ भी एक टिल्ट फीचर के साथ आता है। हाउएवर आजकल के हिसाब से गाड़ी में 2 इश्यूज़ हैं। नंबर 1, गाड़ी का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आउटडेटेड है और ये एंड्रॉयड स्क्रीन नहीं है, और दूसरी नेगेटिव चीज़ ये है कि इंटीरियर की क्वालिटी कोई ख़ास नहीं है, स्पेशली द स्टीयरिंग व्हील। नेक्स्ट चीज़ है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अगेन आजकल के हिसाब से इसमें मॉडर्न फीचर्स की तो कमी है, बट अपने टाइम के हिसाब से और अभी जो गाड़ी की प्राइस है उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अप टू द मार्क है, और इन ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए गाड़ी के साइड पे बटन्स दिए गए हैं। कमिंग टुवर्ड्स द रेयर रूम, गाड़ी में सफिशिएंट लेग रूम और हेड रूम प्रेजेंट है, और पॉजिटिव बात यह है कि गाड़ी का रेयर बेड फ्लैट है। ऑल्दो सेंटर सीट कंफर्टेबल नहीं है, बट गाड़ी में 5 पैसेंजर्स भी समवट कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। हाउएवर पॉसिबल है कि गाड़ी पुरानी होने की वजह से सीट की कुशनिंग उतनी कंफर्टेबल ना हो जितनी होनी चाहिए। सो ये एक पॉइंट है कि अगर आप इस गाड़ी को रखते हैं तो आपको कुछ चीज़ों पे एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ेगा, जो कि नॉर्मली सिविक रीबॉर्न पे एक एडिशनल एक्सपेंस होगा। सो अब मैं रिव्यू के सेकंड पार्ट पे शिफ्ट करते हुए एज एन ऑनर अपने ओपिनियंस और गाड़ी के बारे में कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूँगा। सिविक रीबॉर्न, जो कि आज भी 14 साल पहले की डिज़ाइन की हुई गाड़ी नहीं लगती, और ये गाड़ी एट सम पॉइंट पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर बंदे की फेवरेट गाड़ी रह चुकी है, एंड इवन नाउ बहुत से लोग ये गाड़ी बहुत पसंद करते हैं। सो इसलिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूँगा कि व्हाट मेक्स अ सिविक रीबॉर्न अ रीबॉर्न, और क्यों ये गाड़ी बहुत से लोगों के दिल के करीब होती है। सो नंबर 1 रीज़न ये है कि होंडा का ये मॉडल अहेड ऑफ टाइम था। उस ज़माने में सिविक के कंपेटिटर्स और इवन कुछ हाईटेक सुपीरियर गाड़ियाँ भी एटलीस्ट एक्सटीरियर डिज़ाइन में होंडा सिविक रीबॉर्न जितनी अपीलिंग नहीं थी। डायरेक्ट कंपेटिटर्स सच एज करोला या फिर हाइब्रिड्स में टोयोटा प्रियस, उनकी डिज़ाइन लैंग्वेज और जो एक फ्यूचरिस्टिक गाड़ी वाली फील होती है वो उन गाड़ियों में मिसिंग थी। और जब आपको अनएक्सपेक्टेडली टाइम से पहले बहुत इंप्रेसिव और अपीलिंग चीज़ मिल जाती है तो आपको पहले ही से उस गाड़ी के लिए बहुत अट्रैक्शन फील होती है, और ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि क्यों लोगों ने सिविक रीबॉर्न को पसंद किया। सेकेंडली, सिविक हमेशा एक ऐसी गाड़ी रही है कि जब भी वो लॉन्च हुई है स्पेशली इन पाकिस्तान, तो वो अपनी कैटेगरी में सबसे पहले यूनिक और एक इनोवेटिव स्टाइल और ऑप्शंस ऑफर करती है। फॉर एग्जांपल उस टाइम पे और अभी भी सिविक रीबॉर्न और जो 9th जनरेशन सिविक है, इसका जो 2 टायर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था और जो डिजिटल स्पीड थी उसका स्टाइल लोगों को ज़्यादा पसंद था। इसके अलावा हैंड ब्रेक की एक यूनिक स्टाइल और एक कन्वीनियंट प्लेस का होना, और जो वाइपर्स का स्टाइल था वो सीजर वाइपर्स थे। हो सकता है आजकल ये चीज़ें इतनी फैसिनेट ना करें, बट 2006 में जब ये गाड़ी मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे इन चीज़ों का गाड़ी में होना एक बहुत बड़ी बात थी। इवन जब पाकिस्तान की पहली लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी थी जिसमें इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल साइड मिरर्स आए थे, हाउएवर ये सिर्फ और सिर्फ ओरिएंट वेरिएंट में थे। थर्ड पॉइंट है मोर कंफर्ट एंड सेफ्टी फीचर्स। कंफर्टेबल कुशनिंग के अलावा ये पाकिस्तान की पहली सिविक थी जिसमें 2 एयरबैग्स दिए गए थे। सो अगर मैं कंक्लूड करूँ तो पहला पॉइंट है अहेड ऑफ टाइम विद इट्स एक्सटीरियर एंड इंटीरियर, सेकंड पॉइंट है यूनिक एंड इनोवेटिव स्टाइल एंड फीचर्स, और थर्ड पॉइंट है मोर कंफर्ट एंड सेफ्टी फीचर्स। मूविंग ऑन, क्योंकि इस वीडियो में मैं ओनर्स रिव्यू कर रहा हूँ, सो इसलिए इंस्टेड ऑफ शेयरिंग द फीचर्स एंड ऑप्शंस मैं गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी की बात करूँगा, विच इंक्लूड्स ड्राइव क्वालिटी, इंजन परफॉर्मेंस, सस्पेंशन, हैंडलिंग, स्टेबिलिटी, सेफ्टी फीचर्स, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स and the overall experience of keeping the car. So to start with drive quality, पहली चीज़ है इंटीरियर रूम कंफर्ट। अगेन जब ये गाड़ी इंट्रोड्यूस हुई थी तो अपने कंपटीशन में
गाड़ी का सीटिंग कंफर्ट और कुशनिंग सबसे बेहतर थी। और इसके अलावा इन माय ओपिनियन गाड़ी का जो सीटिंग पोस्चर एंड पोजीशन है और जो ड्राइव करते हुए गाड़ी के इंटीरियर में जो ओवरऑल एक फील आती है, इन माय ओपिनियन तमाम सिविक में सबसे बेहतर सिविक रीबॉर्न की है। उसकी वजह यह है कि जो पोजीशन और फ्रंट व्यू है वो बहुत सिमेट्रिक और प्लीजिंग है। हाउएवर एक नेगेटिव चीज़ ये है कि साइड पिलर्स जो हैं उनका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है कि विजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज फील होती है। वैसे तो क्वार्टर ग्लास गाड़ी में मौजूद है, बट स्टिल इन सम सिचुएशंस एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाती है। मूविंग ऑन, अगर मैं परफॉर्मेंस और एक्सेलरेशन की बात करूं तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक सिविक 8th, 9th और 10th जनरेशन में से सबसे अच्छी एक्सेलरेशन सिविक 9th जनरेशन की है। सो नंबर 1 पे 9th जनरेशन है, सेकंड पे 8th जनरेशन है और नंबर 3rd पे 10th जनरेशन है। एंड इन माय ओपिनियन ड्राइवर साइड से सिविक 10th जनरेशन के अलावा दोनों गाड़ियों की जो एक्सेलरेशन एंड परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी फील होती है। हाउएवर ब्रेकिंग तीनों गाड़ियों की बहुत इफेक्टिव है और अपनी क्लास में बेस्ट है। हाउएवर अगर तीनों जनरेशन्स को फिर से कंपेयर करूं तो 10th जनरेशन की ब्रेकिंग सबसे बेहतर है। उसके बाद जो 8th और 9th जनरेशन है उनकी ऑलमोस्ट सेम है, बट 9th जनरेशन की स्लाइटली इंप्रूव्ड है सिविक रीबॉर्न से। हाउएवर एक चीज़ जो कि मुझे ब्रेकिंग में तीनों गाड़ियों में कॉमन फील हुई है वो ये है कि तीनों सिविक्स में कुछ टाइम के बाद अगर इन्हें हाई स्पीड्स के बाद ब्रेक किया जाए तो गाड़ी वाइब्रेट करती है और इस वजह से ब्रेक सर्विस और रोटर्स की पॉलिशिंग ज़्यादा फ्रीक्वेंट करवानी पड़ती है। मूविंग ऑन, ड्राइविंग प्लेजर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सस्पेंशन, हैंडलिंग और हाई स्पीड हैंडलिंग होती है और ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंपैरिजन के बगैर समझ नहीं आती। फॉर सस्पेंशन, ड्राइवर कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सिविक रीबॉर्न की सस्पेंशन बिल्कुल भी सॉफ्ट फील नहीं होती और रोड पे ऑलमोस्ट ईच बम्प फील होता है और ये चीज़ आपको तब ज़्यादा फील होगी अगर आप कोरोला को ड्राइव करते हैं। एंड इवन फॉर पैसेंजर्स, अगर रोड स्मूथ ना हो तो सिविक रीबॉर्न की एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल राइड फील होती है। बट ऑन द अदर हैंड इस तरह की स्टेप सस्पेंशन का फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी की हैंडलिंग और हाई स्पीड हैंडलिंग बहुत इंप्रूव्ड होती है और गाड़ी के रोड ग्रिप स्टेबिलिटी इंप्रूव्ड होने के साथ साथ आपको बहुत कम बॉडी रोल फील होता है। सो इस सस्पेंशन का सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा भी है और अगर गाड़ी स्मूथ रोड पर चलाई जाए तो इंप्रूव्ड हैंडलिंग की वजह से ड्राइविंग प्लेजर भी ज़्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड कोरोला में ये चीज़ मिसिंग है। और एक और बात याद रहे कि सिविक रीबॉर्न की रोड ग्रिप और स्टेबिलिटी अपनी नेक्स्ट जनरेशन जो कि 9th जनरेशन सिविक है उससे बेहतर है। एक चीज़ जो कि सिविक रीबॉर्न की डिफरेंट है और इस चीज़ का फ़ायदा भी है और नुकसान भी, चेंज ये है कि मेनली 3 तरह के पावर स्टीयरिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, हाइड्रोलिक और दोनों का कॉम्बिनेशन। और सिविक रीबॉर्न में हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग आता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग से थोड़ा सा हार्ड होता है। फायदा ये होता है कि ड्राइवर जो है वो रोड के साथ कनेक्टेड फील करता है और ज़्यादा प्रिसाइसली स्टीयरिंग को कंट्रोल कर सकता है। बट वही डिसएडवांटेज है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग जितना सॉफ्ट नहीं होता। मूविंग ऑन टू द मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स एंड द नेगेटिव पॉइंट्स, जब गाड़ी काफ़ी ज़्यादा चल जाती है तो गाड़ी में बहुत सारे इशूज़ आते हैं। हाउएवर ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को ये सारे इशूज़ आएँ। अदर देन दीज फॉल्ट्स, गाड़ी का एयर इनटेक बहुत नीचे करके है, सो बारिश में सिविक रीबॉर्न को चलाना थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि एयर इनटेक पानी सक कर लेता है और गाड़ी का जो इंजन है वो सीज हो जाता है। इसके अलावा जब गाड़ी अराउंड 1.5 लाख किलोमीटर चल जाती है तो गाड़ी की जो स्टार्टर मोटर है वो भी प्रॉब्लम करती है। गाड़ी मुश्किल से स्टार्ट होती है और अगर इस स्टार्टर मोटर को चेंज किया जाए तो कुछ 6 से 8 हज़ार रुपये का खर्चा आता है जो कि सेकंड हैंड होती है, जबकि नई काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसके अलावा एक और फॉल्ट था कि होंडा ने सिविक रीबॉर्न को रिकॉल किया था और फ्री में एयर बैग्स रिप्लेस किए थे क्योंकि जो उनकी एयर बैग्स इसमें कोई प्रॉब्लम थी। और अगर अभी तक आपने एयर बैग्स को रिप्लेस नहीं करवाया तो होंडा अभी भी फ्री में रिप्लेस कर रहा है। इन सब इश्यूज़ के अलावा एक इशू जो कि मेरी गाड़ी में आया था जो कि बहुत ही खतरनाक इशू था। प्रॉब्लम ये होती थी गाड़ी के जो कॉइल्स हैं वो सड़ जाते थे और बहुत ही गाड़ी की गंदी परफॉर्मेंस हो जाती थी और सम टाइम्स गाड़ी 20 की स्पीड से ऊपर भी नहीं जाती थी। और सबसे बड़ा मसला ये था कि ये प्रॉब्लम डायग्नोज ही नहीं हो रही थी और जब पता ही नहीं लगता था कि मसला क्या है तो उसके कोई हल भी नहीं निकल रहा था। और मुझे याद है कि हमने गाड़ी की डिग्गी में एक्स्ट्रा कॉइल्स रखे होते थे और जब ये प्रॉब्लम आती थी तो इतनी प्रैक्टिस हो गई हुई थी कि खुद ही चेंज कर लेते थे। और जो मेरी गाड़ी थी वो 2008 मॉडल था और मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम बहुत ही रेयर है। मेरे नहीं ख्याल में किसी बंदे ने प्रॉब्लम रिपोर्ट की है। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स के अलावा अगर अब मैं नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो पहली चीज़ है फ्यूल एवरेज। फ्यूल एवरेज एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बहुत से लोग ये गाड़ी नहीं लेते क्योंकि अब एक तरह से गाड़ी बजट कार बन चुकी है, बट 8 से 10 किलोमीटर बिल्कुल भी एक बजट सीरीज़ की गाड़ी की फ्यूल एवरेज नहीं है। हाउएवर फ्यूल एवरेज की एक पॉजिटिव बात यह है कि लॉन्ग पे गाड़ी 15 से 16 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे देती है। फ्यूल एवरेज के अलावा गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी की एक नेगेटिव चीज़ है और अगर गाड़ी में 2 से ज़्यादा लोग हों तो लाइकली चांसेस है कि गाड़ी स्पीड ब्रेकर्स पर हिट करेगी। जो पीरियोडिक मेंटेनेंस होती है जिसमें इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर इंक्लूड होता है तो उसमें 5 से 6 हज़ार की कॉस्ट आ जाती है। और अगर एसी फिल्टर जिसे कैबिन फिल्टर भी कहते हैं अगर वो भी चेंज करवाया जाए तो अराउंड 7 हज़ार रुपये लग जाते हैं, विच मीन्स ऑन एवरेज हर मेंटेनेंस में 5 हज़ार रुपये लग जाते हैं।
कमिंग टुवर्ड्स द रेयर रूम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि गाड़ी में कोई हम्प नहीं है और 3 पैसेंजर्स गाड़ी में लॉन्ग रूट्स पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। ऑल्दो सेंटर सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं है बट लेग रूम एम्पल है, सो 2 पैसेंजर्स तो कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। रेयर रूम की एक और ख़ास चीज़ ये है कि सिविक रीबॉर्न में एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि सिविक 9th और 10th जनरेशन दोनों में मिसिंग है, और वो ये है कि गाड़ी में रीडिंग लैंप्स होते हैं। सो गाड़ी में 5 पैसेंजर्स के लिए 5 रीडिंग लैंप्स हैं। बट एक चीज़ जो कि एज़ यूजुअल एवरेज है बट बहुत बेहतर नहीं है, वो है गाड़ी की विंड नॉइज़ और जो रोड नॉइज़ होती है। और एज़ यूजुअल सिविक की साउंड प्रूफिंग इतनी इंप्रेसिव नहीं है। फॉर द सेफ्टी फीचर्स गाड़ी में 2 एयरबैग्स, ABS ब्रेक्स और इमोबिलाइजर मौजूद है। हाउएवर नॉन ओरियल वेरिएंट में एयरबैग्स नहीं आते। गाड़ी के इंटीरियर की क्वालिटी अगेन एवरेज है बट इंप्रेसिव नहीं है, और इसलिए गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो बता देता है कि गाड़ी पुरानी हो रही है, क्योंकि एक तो ये डल हो जाता है और सेकेंडली इसका टेक्सचर भी चेंज हो जाता है। एक और चीज़ जो कि मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती है कि स्टीयरिंग पर जो लोगो है उसकी लेयर उतर जाती है और होंडा का लोगो वो पीला हो जाता है, और इन माय ओपिनियन गाड़ी का जो इम्प्रेसिव इंटीरियर डिज़ाइन है वो मुझे इस पीले बैच के बाद उतना अपील नहीं करता। और हैरत की बात यह है कि होंडा पाकिस्तान ने जो होंडा का जो लोगो है उसकी क्वालिटी ही बहुत गंदी दी है। हाउएवर अगर इंटीरियर केयर प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाएँ तो इंटीरियर की फ्रेशनेस को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। अगर मैं कंक्लूड करूं तो मेरे ख्याल से सिविक रीबॉर्न उन लोगों के लिए सूटेबल है जो कि एक वैल्यू टू मनी गाड़ी लेना चाहते हैं और उस गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी बहुत अच्छी हो, क्योंकि अगर देखा जाए इस प्राइस ब्रैकेट में तो अब नई सुजुकी ऑल्टो आती है जितने की एक सिविक रीबॉर्न आ जाती है। और अभी मैं मिड ऑफ 2020 की बात कर रहा हूँ, इस टाइम पे अगर आपको 15 से 16 लाख की सुजुकी ऑल्टो मिल रही है और एक जगह पे आपको सिविक रीबॉर्न मिल रही है, और अगर आपको हाई मेंटेनेंस और फ्यूल एवरेज का मसला नहीं है तो मेरे ख्याल से सिविक रीबॉर्न एक बेहतर ऑप्शन है। बट एक बात याद रहे कि अगर आपकी गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा खर्चा गाड़ी पे करना पड़ेगा। अगर अब मैं गाड़ी को ग्रेड करूँ तो मेरे हिसाब से गाड़ी A+ स्कोर करती है, और एस ग्रेड के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर गाड़ी की क्वालिटी बेहतर होती और मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स ना होते तो ये गाड़ी ऑलमोस्ट परफेक्ट थी। और ऑलमोस्ट परफेक्ट इसलिए क्योंकि गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो भी अप टू द मार्क नहीं है, बट स्टिल मैं गाड़ी से एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी 2006 में, अगर उस टाइम पे आपको एक ऐसी गाड़ी मिल रही है, आपको बहुत कुछ दे रही है, तो फ्यूल एवरेज पे कॉम्प्रोमाइज़ करना बनता है।